बच्चों, आज सर्वप्रथम कक्षा 12 की क्लास में ये पहला व्याख्यान है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कक्षा 12 के सिलेबस क्या है। बगैर सिलेबस के हमको ये मालूम ही नहीं होगा कि हमको क्या पढ़ना है। तो आइए पहले हम सिलेबस पर ध्यान देते हैं। जिस तरह से पिछली कक्षा में 2 सामान्य मनोविज्ञान के आधे चैप्टर और आधे व्यवहारिक मनोविज्ञान के पढ़ाए गए थे, सेम उसी पैटर्न पर फाइनल में भी सामान्य मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान के चैप्टरों को मिलाया गया है। सामान्य मनोविज्ञान के जो भी आपको अध्याय पढ़ने हैं, उसमें पहला है तंत्रिका तंत्र या स्नायु संस्थान, दूसरा है अधिगम या सीखना, तीसरा है स्मृति एवं विस्मरण, फिर चिंतन है, व्यक्तित्व है और उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक प्रयोग, ये आपको पढ़ने हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान में समूह तनाव है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में परीक्षण है और प्राकृतिक आपदाएं। ये आपके चैप्टर हैं जिनको आपको अध्ययन करना है। आज हम पहले अधिगम पे चर्चा करेंगे। आइए हम देखें कि अधिगम क्या है। ये कॉन्फ्रेंसिंग की जो शिक्षण पद्धति है, ये पहली बार कि महामारी वैश्विक जो पूरे विश्व में अपना प्रकोप दिखा रही, इसके संदर्भ में जारी किया गया दिशा निर्देश सरकार द्वारा है। हम कोशिश यही किए हैं कि आपको कम से कम इनकी जितनी भी परिभाषाएं हैं, उनके पक्ष हैं, उनके प्रभावित करने वाले कारक हैं, जो फैक्टर्स अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें चित्रों के माध्यम से आपको के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इन्हीं को हम अपलोड कर दे रहे हैं। आप उनसे सीख भी सकते हैं और अगर आप जो कुछ भी हमसे जुड़े हुए हों, ये हमारी वीडियो देख रहे हों, तो वो सुने कि अधिगम क्या है। अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखने से तात्पर्य व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। पहले जो भी हम लोगों को ज्ञान है उसमें परिमार्जन हो जाए, उसमें अस्थायित्व हो जाए, यही अधिगम है। बच्चों, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में सीखता ना हो, और ये सीखने की कोई अवस्था नहीं होती, कोई उम्र सीखने की निर्धारित नहीं है। जब भी आप चाहें सीख सकते। नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नए नए अल्ट्रा मॉडर्न उपकरण आ रहे हैं। तो जैसे उदाहरण में आपको हम बता दें, नई नई मोबाइलें आ रही हैं, बगैर सीखे आप उनका ऑपरेशन नहीं कर सकते, वो ऑपरेट नहीं कर सकते। कैसे वीडियोग्राफी होगी, कहाँ से जो है आप उसको टच स्क्रीन वाले वीडियो माने मोबाइल आ रहे हैं। तो तमाम सारी जो उपकरण जो अल्ट्रा मॉडर्न हैं, वो अगर वृद्ध आदमी है वो कह देगा कि हम तो वृद्ध हम नहीं सीखेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, सीखना पड़ेगा। और बगैर सीखे आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम सीखने को यही कह सकते हैं कि हमने जो कुछ भी व्यवहार अर्जित किया है, जो भी व्यवहार हमने पहले किए हैं, उन्हीं में परिमार्जन हो जाए और वह परिमार्जन, वह परिवर्तन अस्थायी हो जाए, यही सीखना है। लाइट का आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ, हम कैसे बल्ब जलेगा, कहाँ से लाइट स्विच आप ऑन करना है, कहाँ से ऑफ करना है, ये सारी चीज़ें
चलना फिरना, बोलना, उठना, व्यवहार करना, ये सारी चीजें हमें सीखने के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। विभिन्न विद्वानों अधिगम की तमाम परिभाषाएं दी गई हैं। मनोवैज्ञानिक गेट्स की एक परिभाषा है, उन्होंने कहा है कि अनुभव एवं प्रतिक्षण के द्वारा व्यवहार में आने वाला परिवर्तन अधिगम है। हमने जो कुछ भी व्यवहार पहले सीखे हैं वो उस तरह के नहीं। अनुभव जैसे हमारे बढ़ते जाते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने लगते हैं। हमें प्रशिक्षित भी किया जाता है समय समय पर, और वही जो परिवर्तन हमारे व्यवहार में हो जाता है वही अधिगम कहलाता है। अधिगम को सीखना भी कहते हैं। दूसरी परिभाषा B.F. स्किनर ने दिया है कि उत्तरोत्तर व्यवहार में अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम है। हम एडजस्टमेंट करते हैं व्यवहार में। अब बार बार व्यवहार शब्द सभी मनोवैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, तो आप जान ही रहे हैं, पहले आपने पढ़ा ही है प्राक्तन में ही कि मनोविज्ञान में विशुद्ध रूप से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इसे व्यवहार का ही विज्ञान माना जाता है। परिभाषा ही आप जाने, जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। जहाँ जहाँ जीव हैं वहाँ वहाँ व्यवहार है, और जहाँ जहाँ व्यवहार है वहाँ मनोविज्ञान है। इसलिए कहा जाता है, विभिन्न विद्वानों ने कहा कि उत्तरोत्तर व्यवहार में जो अनुकूलन होता है, एडजस्टमेंट जो होता है, उसी को हम जो है अधिगम कहते हैं। हम सीखते हैं उठना बैठना, चलना। किसी सभा सोसाइटी में हम किस तरह से अपने को अनुकूलन करें, कैसे एडजस्ट करें, परिवार में कैसे एडजस्टमेंट हो, मित्रों में कैसे हो, विद्यालय में कैसे हो, ये तमाम सारी अनुकूलन की जो विधा है, ये अनुकूलन का जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन है, जो वह अस्थायित्व जो ले लेता है, वही अधिगम है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया है। हम आगे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, हम सीखते हैं। हम शुरुआत में प्राइमरी स्टेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर LKG से अपर KG में गए, तो उनको हमने प्रयोग प्राइमरी स्तर पर हमने शुरू में केवल मात्रा रहित अल्फ़ाबेट जो हमने पढ़े हैं, क ख कलम, और बगैर मात्रा के रथ, ये सब सारी चीजें। और आगे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमको मात्राओं का ज्ञान होने लगता है। तो इस तरह से हमने जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, क्या ये अल्फाबेट हम जानते थे, उसमें हमको स्वर व्यंजनों के साथ स्वरों का कैसे मिलाया जाए, ये सब सारी चीजें जैसे हमारे अनुभव बढ़ते गए और हमारा डेवलपमेंट होता गया, हमारा विकास होता गया, उसी को हम जो है अधिगम कहते हैं। गिलफोर्ड ने लिखा है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम है। नवीन ज्ञान, नवीन आदत, नवीन प्रतिक्रियाएं, जो कुछ भी हम अर्जन करते हैं, उसे भी अधिगम की श्रेणी में रखा जाता है। आदतों का ज्ञान, आवृत्तियों का अर्जन, ये सब सारी चीजें जो हैं अधिगम की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। ये सब क्रो एंड क्रो, विख्यात मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने किया है, जिन्होंने अधिगम पर तमाम सारी रिसर्चेज भी की हैं। ये तो हो गई अधिगम की परिभाषा। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के तौर पर हम यही कह सकते हैं कि व्यवहार में जो पहले से हमको प्राप्त है, उसमें जो आदत हैं, जो ज्ञान है, या हमारे जो अनुभव बढ़ रहे हैं, हम जो उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा जो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं और वो परिवर्तन अस्थायी स्थान ग्रहण कर रहे हैं, यही जो है अधिगम है। अब आप अधिगम के 3 पक्ष देखिए। हमने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अधिगम के 3 पक्ष हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। ये डायग्राम के माध्यम से आप लोग इसको देख पाएंगे। ज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञान, आप लोग कहते हैं हमारे संज्ञान में ये चीजें आई हैं। कॉग्निशन जो होता है, जो भी संज्ञानात्मक प्रत्यय जो भी हमारे समक्ष आते हैं, हमारे व्यवहार में आते हैं, उन सबका ये अधिगम का ही एक पक्ष है।
भावात्मक पक्ष, आप हिंदी में भी लिखते हैं कला पक्ष, भाव पक्ष, किसी भी कवि का जीवन परिचय देने लगते हैं। तो ज्ञानात्मक और भावात्मक सेंटिमेंट आप जब पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि बड़े भावुक हैं। ये सिंपैथेटिकल चैनल जब आते हैं, जब आप अपने भावों को का निरूपण करते हैं, कभी कोई दुखी हो जाता है, कभी सुखी हो जाता है, ये इस प्रकार का व्यवहार हमने कब सीखा? जब हम और बढ़े हुए, जब हमारा विकास हुआ। जैसा तो अभी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 पक्ष जो है अधिगम के होते हैं। क्रियात्मक जो हम करते हैं, करके जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जो हम सीख लेते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, लिखते हैं। पहले शुरू में आपने देखा होगा कि बचपना अवस्था में छोटे बच्चों को अगर आप कलम पकड़वाइए, LKG जो, तो 2 हाथों से नहीं पकड़ते। कलम जैसे प्रॉपर वे में पकड़ी जाती है उस तरह से नहीं पकड़ते। या तो पूरी मुट्ठी बांध करके पकड़ लेंगे, या तो बाएं हाथ से पकड़ेंगे, या तो दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके अनुभव बढ़ते हैं, उनका प्रशिक्षण बढ़ता है, उनका अनुकूलन बढ़ता है, वो सीधे जिस तरह से प्रॉपर वे में सही तरीके से जो कलम पकड़ने की स्थिति है उसको प्राप्त कर जाते हैं। तो इस तरह अधिगम के हमने 3 पक्ष दर्शाए हैं। अधिगम के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अब जो अगला है आप हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, वह है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? पहला देखिए, यहाँ हम एक डायग्राम द्वारा समझाने का प्रयास किए हैं। आप अगर उसको देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी कि कितने कारक हैं, कितने तत्व ऐसे हैं जो अधिगम को समय समय पर प्रभावित करते हैं। देखिए, एक गोल चक्र है जिसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, हमने अधिगम को उसको अधिगम माना है और उसको कितने लोग प्रभावित करते हैं इसको हमने तीर के माध्यम से समझाया है। आप देखेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है थकान। आप स्वयं अनुभव करिए, कोई भी आदमी कोई चीज अगर सीखना चाहता है और अगर उसे थकान महसूस हो रही है, तो थकावट का अनुभव कर रहा है, तो किसी भी परिस्थितियों में कोई चीज इसको सिखाई नहीं जा सकती। इसका अनुभव आपको डेली जीवन से भी प्राप्त होता होगा। आपको भी अगर पढ़ने के लिए कह दिया जाए, आपके की शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं दर्द हो रहे हैं, कहीं आपको नींद, तमाम सारी चीजें जो हैं, जो थकावट, फटीग के कारण आप जो है कोई चीज नहीं सीख सकते। तो पहला प्रभाव जो है किसका पड़ता है? थकान का। दूसरा, सीखने रुचि न होना। रुचि क्या है? बगैर रुचि की इस दुनिया में कोई चीज संभव नहीं है। आप उसी चीज को सीख सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लाख सिखाया जाता रहे, लाख समझाया जाता रहे, तमाम विधाएं हैं। कोई डांसिंग में जिसकी रुचि होती है, अगर आप बार बार उसको मना करिए, तमाम बंदिशें लगाइए, लेकिन वो डांसिंग सीखेगा। क्रिकेट में खेलने की रुचि है, तो अगर आपकी रुचि नहीं, लाइकनेस ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी जब हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति कोई चीज नहीं सीख सकता। तीसरा है अप्रेरणा, मोटिवेशन, प्रेरित करना। प्रेरणा में अगर कमी हो जाए, जैसे आपके माता पिता हैं, जब तक आपको प्रेस कर रहे हैं, नहीं बेटा पढ़ना बड़ी अच्छी चीज है, या जिस भी कार्य के लिए आपको प्रेरित करते हो बार बार, उसको जल्दी आप सीखेंगे। प्रेरणा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रेरित किया जाता है सीखने के लिए। आप पहले स्कूल आने के लिए तैयार थोड़ी थे, लेकिन आपको प्रेरित किया गया, प्रेरित करके सिखाया गया कि नहीं, विद्यालय जाना अच्छी बात है। तो ये प्रेरणा हो गया। स्वास्थ्य, थकान से संबंधित स्वास्थ्य सारी चीजें, आप मेंटल और फिजिकल रूप से अस्वस्थ हैं, पैर में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आंखों से कम दिखलाई पड़ा, ये तो तमाम सारी चीजें, या मानसिक कोई बीमारी आपको है, तब भी आप जो है अधिगम आपका प्रभावित होगा और आप जो है अच्छा अधिगम या अच्छी सीख नहीं प्राप्त कर सकेंगे। फिर है शिक्षण विधियाँ। आजकल तमाम विधियाँ जो हैं शिक्षण की फैली हुई हैं, जिनका प्रयोग हम करते हैं। तो एक अगर अच्छी शिक्षण विधि नहीं है
अगर शिक्षण विधि हमारे कमी है, हम अच्छे ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे ढंग से चित्रों के द्वारा उनका निरूपण नहीं कर पा रहे हैं, तथ्यात्मक बात नहीं कर पा रहे हैं, टू द फैक्ट हम उस चीज को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, तमाम सारी कमियों के कारण अगर शिक्षण विधि हमारी दूषित है तो निश्चित है कि उसका प्रभाव सीधे रूप से अधिगम पर पड़ेगा। वातावरण पूरी तरह से अधिगम को प्रभावित करता है। जहां आप रह रहे हैं अगर वहां पठन पाठन का माहौल है तो निश्चित है कि आप पठन पाठन को सीखेंगे। मारपीट, तमाम दुनिया भर के असामाजिक तत्वों से घिरा हुआ आपका वातावरण है तो निश्चित है कि आप उन्हीं चीजों को सीख पाएंगे। तो वातावरण और उसके बाद है वंशानुक्रम। वातावरण और वंशानुक्रम किसी भी बच्चे पर, उसके विकास पर, उसकी बौद्धिक क्षमता पर, उसकी संज्ञानात्मकता पर, साथ ही साथ उसके सीखने पर दो चीजों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, वातावरण का और उसके ही पैरेलल, उसके ही समकक्ष वंशानुक्रम का। लेकिन यहाँ एक चीज ये समझने की है कि वंशानुक्रम को वातावरण सुपरसीड कर सकता है। आप भले ही ऐसे वंशानुक्रम से आपका संबंध है जहाँ पढ़े लिखे नहीं, जहाँ किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं सीखी गई हैं जिनको आप सीखना चाहते हैं, तो कोई माने नहीं रखता। अगर वातावरण आपको अच्छा मिल जाए तो आप वंशानुक्रम का प्रभाव वहाँ प्रभावी नहीं हो पाता। बहुत सारे आप प्राइमरी स्टेज के जो साइंस पढ़ने वाले, आपने साइंस सब कंपलसरी है, हाई स्कूल में पढ़ करके आए होंगे, वहाँ वंशानुक्रम पढ़ाया गया होगा। पहलवान के लड़के पहलवान है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा अध्यापक का बच्चा अध्यापक हो जाए, हो सकता है ना पढ़ा लिखा, वहाँ वातावरण काउंट करता है। लेकिन वंशानुक्रम में अगर ये चीजें हो जाए कि अगर आपके वंश में कोई पढ़ा लिखा है और इसके नाते आप पढ़े लिखे हो जाएंगे, कोई आपके वंश में IAS है और वो बहुत अच्छी चीजें जल्दी सीख लेगा, तो ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन वंशानुक्रम प्रभावित करता है। अगर आप के वंश के लोग अच्छे नहीं हैं तो स्वाभाविक है अच्छी चीजें नहीं सीखे हैं, बुरी संगत में रहते हैं, नीच कर्म करते हैं, तो आपको भी उनसे सीख मिलती है। क्योंकि परिवार जो है वह समस्त गुणों की प्राथमिक पाठशाला कही जाती है। तो बच्चा सबसे पहले कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है। चलना कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। बोलना कौन सिखाता है? माँ सिखाती है। तो ये वंशानुक्रम का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन वातावरण जो है, दोनों फैक्टर्स जो वातावरण और वंशानुक्रम है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वंशानुक्रम अच्छा है, अगर वातावरण खराब हो जाए तब भी आप डेवलप नहीं कर सकेंगे, और वंशानुक्रम बहुत खराब है और अगर वातावरण अच्छा हो जाए तो निश्चित है कि आप कोई न कोई अच्छी चीज जो आप सीखना चाहते हैं अवश्य सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो कारक है वह है विषय वस्तु का स्तर, वो स्टैंडर्ड ऑफ सब्जेक्ट। विषय वस्तु किस स्तर का है, जो आप सीखना चाहते हैं उसके लायक आप हैं कि नहीं। कोई मैथ लिया ही नहीं है और कहता है कि हम जो है इंजीनियर बनेंगे, बायोलॉजी से आपने इंटरमीडिएट किया ही नहीं और आप कहते हैं हम MBBS की डिग्री तो सीखेंगे। तो ये तमाम ये जो स्टेटस जो होता है, जो स्तर उसका है, वो भी जो है अधिगम को प्रभावित करता है। यहाँ एक चीज हम और स्पष्ट करना चाहते हैं कि अधिगम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली है। शुरू में भी कहे थे और अब भी कह रहे हैं कि किसी भी अवस्था में सीखना, ये तमाम सारे कारक हैं जिन पे हमको ध्यान देना है, और यही कारक जो है समय समय पर अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखिए, अधिगम शाश्वत प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। महाभारत की कहानी अगर आप देखें तो प्रीनेटल एज से ही स्टार्ट हो जाती है। मेनू ने माँ के गर्भ में ही सीखा था। ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जीवन पर्यंत चलती है। हमेशा आप कुछ न कुछ सीखते हैं जीवन में,
और उसको अपने व्यवहार में पिरोते हैं, व्यवहार में उसको लाते हैं, अस्थायित्व परिवर्तन लाते हैं। और कहाँ से भी कभी कभी कहा जाता है ना कि उत्तम विद्या लीजिए जदप नीच पे हो। हमें वहाँ ये चीज़ नहीं देखनी, हमको उत्तम चीज़ लेनी है। अब ये आपके नेचर पे डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। आप अच्छा भी सीख सकते हैं और बुरा भी सीख सकते हैं। यहाँ तक कि हमें ठोकरें भी सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं ठोकरें? ठोकरें सिखाती हैं कि आप हमेशा ऊपर संभल के चलिए, ऊपर देख के मत चलिए, आप नीचे भी देखिए। तो ये तमाम सारे व्यवहार हैं जो अधिगम से प्रभावित होते हैं। अब देखिए, आज हम लोग जो है इस कालांश में पढ़े कि अधिगम क्या है, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उनके कितने पक्ष हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। इस पे प्रश्न कैसे आपको पूछे जाएंगे, प्रश्न के लैंग्वेज क्या होते हैं, वो देख लीजिए। हमने यहाँ नोट भी कर लिया है, बता भी दे रहे हैं कि अधिगम को परिभाषित कीजिए। अब जो आप इस चैप्टर में पढ़े हैं वो उनको अगर आप उनका प्रश्न बनाएंगे तो जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हैं कि अधिगम को परिभाषित करें, उनके पक्ष व अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। तो आज हम बस इतना, आप लोग हम इसकी लोड कर दे रहे हैं, आप इनको देख लीजिएगा। कहीं किसी भी प्रकार की अगर नासमझी हो तो आप हमको फोन से माध्यम से सूचित कीजिएगा, हम अगले दिन उसका निरूपण करेंगे।